आज हम पढ़ रहे हैं पैसेज। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे इसको, और जनरली ये जो क्लासेस में इसके बारे में पूछा जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पैसेज, इसकी अंडरस्टैंडिंग और कैसे इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में उनको आंसर किया जाए वो भी। तो बुनियादी तौर से पैसेज होता क्या है, पहले तो ये पता चलना चाहिए पैसेज किसको बोलते हैं। तो पैसेज की डेफिनेशन में एक जनरल सी डेफिनेशन लिख लेता हूँ जो आती है जनरली, तो वो है आपके स्क्रीन पर। A passage is a short section and excerpt usually of a few paragraphs from a book, a newspaper, a journal or any other writing। ये पैसेज की वर्किंग डेफिनेशन है। पैसेज किसको बोलते हैं? एक सेक्शन होती है ये किसी भी एक बड़े से डिसर्टेशन, किसी बड़े टॉपिक पे लिखा हुआ एक ऐसे हो या कुछ भी हो, उसमें से जब एक उसकी एक सेक्शन निकाल दी जाए, उसका एक हिस्सा उसमें से निकाल दिया जाए, एक एक्सर्प्ट इसमें अखज़ किया जाए। इसमें चंद पैराग्राफ्स होते हैं आमतौर से, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, चार पैराग्राफ मैक्सिमम, या पांच तो बिल्कुल ही, अगर मतलब मीडियम साइज के पांच पैराग्राफ ये तो काफ़ी हो गए। तो बस इतना ही होता है यहाँ। तो ये पैराग्राफ्स, चंद पैराग्राफ निकाले जाते हैं किसी भी जगह से, चाहे किताब से उठा के ले एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में से निकाल दें, और जर्नल, जो पीरियडिक जर्नल्स आते हैं न्यूज़पेपर की तरह होते हैं, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली वगैरह वगैरह, या फिर किसी भी अब दूसरी राइटिंग से, किसी भी कोई भी दूसरी राइटिंग हो उनमें से अगर वो ये लिया जाए तो उसको बोला, वो उसी को, वही तो पैसेज कहलाता है। पैसेज उसी को बोला जाता है। तो अब हम आते हैं एक्चुअली जो स्टूडेंट्स से पूछा जाता है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट अ गिवन पैसेज टू टेस्ट द लैंग्वेज, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो ये असली मकसद होता है जब फॉर को हम, क्योंकि हमारा लिमिटेड है इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ से, हम यहाँ टॉपिक पे अगर किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं। तो पैसेज एक इंग्लिश के पेपर में, जब आप इंग्लिश का एक पेपर दे रहे हो, अगर वहाँ एक पैसेज आता है, पैसेज इसलिए डाला जाता है ताकि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग जज की जाए, उसकी वोकैबुलरी जज की जाए, उसका ग्रामर जज किया जाए। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी को टेस्ट करने के लिए, या इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर है उसको टेस्ट करने के लिए। जाहिर है जब आपको लैंग्वेज अच्छी आती होगी तो उसकी वोकैबुलरी भी आती होगी, तो उसका ग्रामर भी आता होगा। ये students may also be tested for assessment regarding comprehension, interpretation, inference, etc. ये हुई जनरल अंडरस्टैंडिंग इसकी पैसेज की। पैसेज में से आपने क्या जनरली अंडरस्टैंड किया हुआ। एक तो हुआ ना, खाली आपको लैंग्वेज की का टेस्ट होगा कि लैंग्वेज के साथ खाली जैसे वर्ड्स का मीनिंग आता है, या ग्रामर की जो सीधी सीधी बातें हैं वो पूछी जाए। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वो देखेंगे कि जनरली आपको कितना अंडरस्टैंड हो गया, पैसेज आपने कितना समझा, और फिर इंटरप्रिटेशन आपकी किसको क्या कैसे कर सकते हैं, मतलब जो वहां पर लिखा गया है उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब कैसे आप अंदाजा लगाते हैं कि इससे क्या सेंस निकल के आती है। कोई भी पैसेज में जो भी कुछ लिखा हुआ उसमें से क्या सेंस निकलती है, आप कितना समझ गए हो उसको, और फिर आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, मतलब उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे देते हो, इन्फ्रेंस, या फिर उसमें से नताइज क्या निकालते हैं, वगैरह वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है। ये हुई अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है पैसेज के अंदर। Students may also be tested for background knowledge, word formation। अब स्टूडेंट्स को ये भी पूछा जा सकता है उस पैसेज के बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में। बैकग्राउंड नॉलेज से मतलब ये है कि आपको जिस टॉपिक पे पैसेज लिखा गया है उसका बैकग्राउंड नॉलेज कितना, उस टॉपिक के का जो जनरल नॉलेज है आपके पास पैसेज पहले से ही, तो वो कितना आपको,
और वर्ड फॉर्मेशन, जैसे ये तो वोकैबुलरी में आएगा पार्ट, वर्ड फॉर्मेशन में वर्ड्स कैसे बनते हैं या बनाए जाते हैं। अब है टाइप्स ऑफ पैसेज, पैसेज के टाइप्स, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वही मैं कह रहा हूँ। ये बाकी कोई और टाइप नहीं है, ये खाली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप्स हैं यहाँ लिखे हुए, एक सीन है और एक अनसीन है। सीन पैसेज और अनसीन पैसेज, तो मीनिंग से ही आपको अंदाजा लगना चाहिए, लेकिन खैर हम डेफिनेशन को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के। अब सीन पैसेज क्या है? सीन पैसेज यानी कि जो देखा हुआ पैसेज है। सीन पैसेज जो देखा हुआ पैसेज है वो क्या है? सीन पैसेज विच इज इन द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट ऑफ द क्लास एंड स्टूडेंट इज अवेयर ऑफ इट। जाहिर है वो सीन पैसेज वो वाला पैसेज है जिसको स्टूडेंट ने पहले ही देखा, वो पढ़ा हुआ है, उसको उसके बारे में स्टूडेंट जानता है। मतलब जो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट में से आता है, जो सिलेबस की टेक्स्ट है, जो सिलेबस में आपके इंग्लिश के एसेज, इंग्लिश के लेसन्स लिखे हुए हैं, वो उन लेसन्स में से ही अगर आपको का कोई पैसेज निकाला गया, उसमें से एक पैसेज पूछा गया है, उसके बारे में क्वेश्चंस आ गए हैं आपको पूछने के लिए, तो वो सीन पैसेज कहलाएगा, क्योंकि वो आपने पहले ही देखा है, वो आपके सिलेबस में मौजूद है। तो वही है प्रेस्क्राइब टेक्स्ट क्लास ऑफ द क्लास, जो है वो उसी को कहा जिसने, जो सिलेबस में टेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश की जो बुक है उसमें से, या एक से ज़्यादा बुक्स है उसमें किसी बुक में से अगर आपको एक पैसेज पूछा गया है एग्जामिनेशन में, तो वो सीन पैसेज ही कहलाएगा। अब दूसरा है अनसीन पैसेज। अनसीन जाहिर है, अनसीन मतलब जिसको देखा नहीं है, वैसे प्रिज्यूम किया जाता है कि अनसीन है, तो ये जरूरी नहीं है कि अनसीन ही होगा। किसी स्टूडेंट का जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, पहले से ही उसको स्टडी होगी, बहुत सी चीज़ों की स्टडी उसने की हो, पहले से ही वो जानता हो, अखबार पढ़ने का उसको रोज़मर्रा आदत है, पीरियाडिकल्स वो पढ़ता है, बाकी जो चीज़ें आती हैं पढ़ने के लिए वो उनको पढ़ता रहता है, तो उसके लिए जनरली चांसेस बनते हैं कि वो उसके लिए वो पैसेज सीन ही होगा, लेकिन उसको माना जाएगा अनसीन। अनसीन क्योंकि उसलिए कि वो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट में नहीं होता है, और इसको ये माना जाता है कि ये देखा नहीं है स्टूडेंट ने, तो इसलिए उस हिसाब से यह डेफिनेशन आती है, एन अनसीन पैसेज विच इज नॉट इन द प्रेस्क्राइब टेक्स्ट ऑफ द क्लास एंड स्टूडेंट इज सपोज्ड दैट स्टूडेंट इज अनअवेयर ऑफ इट। इट मे बी फ्रॉम अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, फ्रॉम अ बुक, a journal, a diary, an instant piece of writing by a paper setter or any other writing। तो ये भी प्रेस्क्राइब, ये अनसीन पैसेज भी आएगा, किसी भी बुक से लिया जा सकता है, चाहे वो प्रेस्क्राइब बुक नहीं होगी, और जर्नल, कोई भी जर्नल उससे लिया गया होगा, और डायरी, किसी ने डायरी लिखी हुई है यानी पर्सनल जो उसने अपने लिए लिखा हुआ उसमें से निकाला किसी ने, एन इंस्टेंट पीस ऑफ राइटिंग बाय अ पेपर सेटर, तो उस वक्त जब एग्जामिनर बना रहा पेपर तो उस वक्त ही वो कोई टॉपिक जोड़ के उस पर खुद से लिखे कोई ऐसे, तो उसमें से या उसी में से कुछ अपने ऐसे में से चंद पैसेजेस बनाए, और वो चंद जो पैराग्राफ्स बनाए और उसका पैसेज आपको एग्जामिनेशन के लिए पूछे, वो भी हो सकता है। और एनी अदर राइटिंग, या कोई भी राइटिंग किसी तरह की भी राइटिंग हो, उसमें से निकाला एक पैसेज, तो चूंकि वो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट में से नहीं होगा तो माना जाएगा, ये अंडरस्टूड ये होगा, सपोज ये किया जाएगा कि ये अनसीन पैसेज है स्टूडेंट्स के लिए। अब है रिक्वायरमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। पैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो तीन चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों चीजें। एक है लैंग्वेज, दूसरा है बैकग्राउंड नॉलेज, तीसरा है फोकस। लैंग्वेज, बैकग्राउंड नॉलेज और फोकस, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। और देखते हैं ये तीनों क्या है। तो अब पहले लैंग्वेज है, उसके बाद बैकग्राउंड नॉलेज है, उसके बाद फोकस है। तो लैंग्वेज, जाहिर है लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है, जो मैं ज़रा थोड़ा इसको अगली स्लाइड में बड़ा करके दिखाता हूँ। लैंग्वेज क्या है?
A medium of communication unique to human beings. We are concerned here about English language. The overall understanding of English, which includes common vocabulary and grammar. Greater the vocabulary, better the understanding. Grammar, of course, is indispensable. ये एक शॉर्ट एक ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन बोलो, इंस्ट्रक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, ये लैंग्वेज के लिए लिखा मैंने। तो लैंग्वेज जो जाहिर है ये एक मीडियम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। तो ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके ज़रिए से हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये यूनिक है ह्यूमन बींग्स के साथ, यानी कि इंसानों में ही पाया जाता है ये लैंग्वेज का मीडियम। लैंग्वेज बोल के अपनी बात पहुंचाना दूसरे को, ये इंसानों में ही पाया जाता है। बाकी कोई जानवर जो है उसको नहीं देखा गया कि इस तरह से उनकी लैंग्वेज हो जैसे इंसानों की लैंग्वेज है। तो अब जाहिर है हमारे यहाँ बाकी लैंग्वेजों से कोई कंसर्न नहीं है, हम तो यहाँ इंग्लिश की बात करते हैं। हमारा जो लेसन है ये इंग्लिश लैंग्वेज से मुतालिक है, तो इसलिए हम वी आर कंसर्न हियर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही कंसर्न है, हम कोई किसी और ज़बान के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेजेस तो दुनिया में हज़ारों हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस पाई जाती हैं दुनिया में, तो अपने अपनी किस्म की लैंग्वेजेस मौजूद हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज इस वक्त बड़ी लैंग्वेज भी मानी जाती है और इंटरनेशनल लैंग्वेज, बल्कि साइंस की लैंग्वेज तो यही है जो पूरी दुनिया में चलती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है और इसलिए आपके सिलेबस में भी है, तो माना जाएगा कि इसको आना चाहिए। तो हम कंसर्न है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही, तो इसी के बारे में बात करेंगे। द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश विच इंक्लूड्स कॉमन वोकेबलरी एंड ग्रामर। और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो इंग्लिश लैंग्वेज की है इसमें शामिल है वोकेबलरी भी, ग्रामर भी, क्योंकि बुनियादी चीज़ें ये दो हैं, वोकेबलरी और ग्रामर। वोकेबलरी तो आप तो जानते हैं, वोकेबलरी एक इंतहाई बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा है, और ग्रामर जाहिर है उस वोकेबलरी को जोड़ने का सिस्टम है जिसके ज़रिए से फिर लैंग्वेज बन जाती है। वोकेबलरी मतलब उसमें जो वर्ड्स हैं, उसमें फ्रेजेस जो हैं, उसमें जो नॉलेज है लैंग्वेज के अंदर, तो वो सारा का सारा वोकेबलरी में आता है। और ग्रामर जाहिर है जब लैंग्वेज बनती है तो वोकेबलरी को इकट्ठा करके जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाल दिया जाता है, वही उसका ग्रामर कहलाता है। ग्रेटर द वोकेबलरी बेटर द अंडरस्टैंडिंग। और जाहिर लैंग्वेज में जितनी ज़्यादा इंसान को वोकेबलरी हो, कोई भी शख्स जितनी लैंग्वेज को जानता है, मतलब यह है कि उसमें उसकी वोकेबलरी ज़्यादा है, उसमें वर्ड्स का मीनिंग या फ्रेजेस का मीनिंग वो ज़्यादा जानता है। ग्रामर ऑफ कोर्स इज इंडिस्पेंसिबल। तो ग्रामर तो वैसे भी इंडिस्पेंसिबल होता है लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए। आप अगर ठीक ग्रामर जानते हैं तो आप कन्वे करोगे ठीक दूसरे को अपना मीनिंग। अगर आप ग्रामर नहीं जानते हैं तो ठीक कन्वे नहीं कर सकते। और नेटिव्स के लिए ग्रामर जो है मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है, ग्रामर के बारे में उनको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कि बचपन से ही वो ग्रामर उनके दिमाग में बैठ जाती है। वो सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। बचपन से ही जब बच्चे सुनते बोलते हैं तो उनकी ग्रामर जो है फिक्स हो जाती है, और वो एक्यूरेट फिक्स होती है, उसमें सही उनको वो स्ट्रक्चर जो है बैठ जाता है दिमाग में। यानी एक्चुअल ग्रामर जो असली ग्रामर जो दिमाग में एग्जिस्ट करती है उनके, वो बिल्कुल एक्यूरेट ग्रामर होती है। वो बिल्कुल जो अपना मीनिंग उनको कन्वे करना होता है वो उसी के मुताबिक वो डेवलप हो गया होता है। लेकिन हम लोगों के लिए ये इनडिस्पेंसिबल है, हम इसको डिस्पेंस नहीं कर सकते, इसको उनको हम अलग नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हैं इसको। ये हमारे लिए बहुत इंडिस्पेंसेबल है, क्योंकि हम जब लैंग्वेज सीखते हैं तो हमारे लिए मीडियम के ज़रिए, पढ़ाई के ज़रिए, क्लासों में बुक्स के ज़रिए, या खुद अपनी जगह पर बुक्स के ज़रिए, या बाकी दूसरे जो अब आजकल मीडियम है, आप इंटरनेट पे बैठ के ग्रामर के वीडियोस देखते हो, वहाँ से जो इंटरनेट पे कई जो टॉपिक्स लिख के आते हैं जो ग्रामर पे होते हैं, उनको पढ़ते हो, या किसी भी तरह से आप अपनी ग्रामर को मजबूत करते हो, तो ये हम लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमें क्लास में टीचर हमारे सिलेबस में होता है ग्रामर को पढ़ाना, या ये जो मतलब कुछ हिस्सा, कुछ सिलेबस में कुछ मार्क्स का होता है, ग्रामर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से है, हमें ग्रामर भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस हिसाब से भी ये इंडिस्पेंसिबल है।
ग्रामर लैंग्वेज जानने के लिए भी ज़रूरी है, और फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना उसका बहुत ज़रूरी है। लेकिन ताहम जो नेटिव्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जो जिनकी बोली है अंग्रेजी ज़बान, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं। बैकग्राउंड नॉलेज, अब ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट तो आई लैंग्वेज, लैंग्वेज आना चाहिए, लैंग्वेज को समझना, यानी इंग्लिश लैंग्वेज अगर जो जानता होगा तो वो पैसेज को पढ़ेगा, पैसेज को फिर समझ जाएगा और फिर क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। ये हुआ पैसेज के लिए लैंग्वेज का जानना जरूरी। फिर दूसरी बात ये है बैकग्राउंड नॉलेज। तो बैकग्राउंड नॉलेज का जानना भी ज़रूरी है अगर आपको सही से अंडरस्टैंड करना है पैसेज को। तो द नॉलेज रिगार्डिंग द पैसेज इज आल्सो रिक्वायर्ड। और बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, उस पैसेज के बारे में जो नॉलेज है, जो मतलब वो किस टॉपिक पे है, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होना वो रिक्वायर्ड है। इफ द पैसेज टॉक्स अबाउट द एनवायरनमेंट, ये मिसाल है, अगर इफ द पैसेज टॉक्स अबाउट द एनवायरनमेंट, अगर पैसेज एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है तो जनरल नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट इज नेसेसरी। तो फिर जनरल नॉलेज होना चाहिए एनवायरनमेंट का, ये भी ज़रूरी है जनरल नॉलेज एनवायरनमेंट का। अगर वो फर्ज करो उसमें लिखा हुआ है कि पत्ते जो है माहौल को साफ कर देते हैं, पैसेज में लिखा हुआ पत्ते माहौल को साफ कर देते हैं, अगर आपका नॉलेज होगा वाकई किस तरह से ये माहौल को साफ कर देते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे साफ किया जाता है, ये पत्ते ग्रीन लीव्स जो हैं प्लांट्स के वो कैसे साफ करते हैं, तो फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो वाकई साफ कर देते हैं। किस तरह से ये ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, इस तरह से इसमें एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस होती है उसको साफ कर देता है और उसको दोबारा ऑक्सीजन दे देता है। इस तरह से वो प्यूरिफाई हो जाता है। अगर आपको पता होगा पहले से ही तो फिर आप ये समझ जाओगे। इफ इट टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, द जनरल डे टू डे नॉलेज ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स इज नेसेसरी। और अगर टेक्नोलॉजी के बारे में वो टॉपिक है, वो पैसेज जो आप पढ़ रहे, जो आपके सामने पढ़ा हुआ है, जिसका आपने आंसर्स देना है, और वो टेक्नोलॉजी से मुतलिक है, तो जाहिर है आपको साइंस के जो जनरल टर्म्स हैं, साइंस की जो जनरल नॉलेज है वो आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। अगर वो पता नहीं है तो आपको नहीं आएगा, पता नहीं लगेगा। फर्ज करो मोबाइल फोन्स पे वो ऐसे है, वो जो जिसमें से आपका पैसेज आ गया है मोबाइल फोन्स पे है और वहाँ रेडिएशन के बारे में लिखा हुआ, और अगर आपको रेडिएशन का पता ही नहीं है, साइंसी नॉलेज है ही नहीं कि ये रेडिएशन क्या क्या होती है, तो नहीं आएगा आपको समझ में रेडिएशन क्या होती है। रेडियो वेव्स, रेडिएशंस, इस तरह से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, जो भी बातें की गई हैं, किस तरह से रेडियो वेव्स प्रोपोगेट होती हैं, ट्रेवल कैसे करती हैं, अगर मोबाइल फ़ोन पे टॉपिक है तो हो सकता है वैसा लिखा हुआ उसमें ऐसे में, उस पैसेज में, तो आपको अगर आता होगा, इसकी बैकग्राउंड नॉलेज है आपको, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। वो नहीं आता होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, फर्ज करो डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ, तो आपको जो डिजिटल टेक्नोलॉजी होती क्या है, बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज में बिट्स कैसे बनते हैं, अगर आपको ये नॉलेज होगा तो पता लग जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे काम करती होती क्या है, क्या उसको कहा किस लिए उसको कहा जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजी। मैंने जनरल सी बातें बताई आपको कि क्यों ज़रूरी है आपको बैकग्राउंड नॉलेज का होना। इफ़ इट टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स, द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज नेसेसरी। अगर पॉलिटिक्स के बारे में वो पैसेज बोलता है, पॉलिटिक्स के बारे में वो टॉपिक है, तो फिर जाहिर है आपको पॉलिटिकल सिस्टम्स का नॉलेज होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम होता है, वो क्या बोलते हैं, जैसे कम्युनिस्टिक सिस्टम है, कई किस्म के सिस्टम्स हैं जिसमें अलग अलग किस्म की गवर्नमेंट्स होती हैं। या फिर जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में ही होते हैं रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पता होगा तो इसके बारे में जब बैकग्राउंड नॉलेज है तो आपको उस टॉपिक, उस पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें पूछी गई हैं, तो वो अगर आप उसको उसकी उस पैसेज के जो बैकग्राउंड नॉलेज नेसेसरी है, अगर वो पता है आपको, तो फिर पैसेज समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दिस इज ओनली जनरलाइजेशन, ये तो मैं खाली जनरलाइजेशन के हिसाब से बोलता हूँ। द डीपर द बैकग्राउंड नॉलेज द बेटर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, ये कॉमन सेंस है। जितना गहरा जनरल नॉलेज होगा
बैकग्राउंड नॉलेज उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल से बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अब है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है फोकस। फोकस, फोकस क्या होता है? द मोस्ट नीड रिक्वायरमेंट इज फोकस। इफ यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन द पैसेज एंड डोंट स्टडी इट with high concentration, you cannot understand the passage. The language skill, the background knowledge of any level you may have is useless unless you have the focus. तो फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है इसने यहाँ, ये बहुत ज़रूरी है। फोकस जो है, फोकस मतलब जो जिस वक्त आप पैसेज आपके सामने पड़ा हुआ है, पेपर पर जो पैसेज लिखा हुआ है, जब आप उस पर पूरा ध्यान लगाओगे, फोकस करोगे, उस पर सारी कंसंट्रेशन डाल दोगे, तो तब ही आप उसको समझ सकते हो। जब फोकस नहीं है तो फिर सब कुछ नहीं है। तो अगर आप कितना इंटेलिजेंट हो, कितनी बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, बहुत नॉलेज है आपके पास, बहुत लैंग्वेज जानते हो, लेकिन आपका फोकस नहीं है, आपको ध्यान नहीं उधर है, दिल नहीं लग रहा है, तो जाहिर है फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। यही इसमें लिखा हुआ, द मोस्ट नीडेड रिक्वायरमेंट इज फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस। फोकस तो सबसे पहली चीज है। बाकी चीजों में अगर कमी भी होगी तो वो चलेगा। अगर पूरी लैंग्वेज नहीं आती है, ज़्यादा आपको लैंग्वेज नहीं आती है, कुछ ना कुछ आता है, तो उससे काम चलेगा। अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पैसेज में से ही कोई अंदाज़ा लगा सकते हो कई चीज़ों का। आपका अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करके वहीं से बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो बड़ी बातों के लिए। वो ये मतलब ये पॉसिबिलिटी है। इस तरह से मुमकिन हो सकता है कि आप बैकग्राउंड नॉलेज अपना वहां से ही किसी हद तक डेवलप कर सकते हो। तो ये मुमकिन है, लेकिन फोकस के बिना तो बात ही नहीं है। जितना फोकस आपका होगा उतना आप पैसेज को समझ सकते हो, मतलब कंसंट्रेट जितना कर सकते हो उतना जरूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सबसे अहम है फोकस। फोकस तो सबसे अहम है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस। द मोस्ट नीडेड रिक्वायरमेंट इज फोकस। इफ यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन द पैसेज, अगर तुम इस काबिल नहीं हो कि आप कंसंट्रेट करो पैसेज पर, एंड डोंट स्टडी इट विद हाई कंसंट्रेशन, और इसको पढ़ते नहीं हो, स्टडी नहीं करते हो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, मतलब काफी हाई कंसंट्रेशन के साथ, बहुत गहराई से उसको, बहुत दिल लगा के अगर उसको नहीं पढ़ते हो, यू कैनॉट अंडरस्टैंड द पैसेज। तो फिर तुम पैसेज नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो। द लैंग्वेज स्किल, द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ एनी लेवल यू मे हैव इज यूजलेस अनलेस यू हैव द फोकस। और लैंग्वेज स्किल या बैकग्राउंड नॉलेज चाहे किसी भी लेवल को हो, अगर नहीं आपको ये फोकस है तो वो बेकार ही है उस वक्त आप, क्योंकि फिर आप समझ नहीं पा, फोकस नहीं है तो फिर कुछ आपको समझ नहीं आएगा। फोकस तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस तरह से।